समुदाय साथियों, वॉइस ऑफ बुद्धिज्म में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना भी ना भूलिए। तो दोस्तों, आज हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐतिहासिक बौद्ध धरोहर के उसके साथ साथ दोस्तों कुछ नई जानकारी होगी और ये जो हिस्ट्री है ये किस तरीके से बदली जाती है, तो इसका भी इतिहास जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। क्या क्या इसमें देखने के लिए मिलता है, क्या क्या इसमें छुपा हुआ है, ये सच आपको दिखाने का प्रयास करेंगे वॉइस ऑफ बुद्धिज्म के माध्यम से। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि इतिहास का सच किस तरीके से होता है इसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको भी सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अभी हम ट्रैवलिंग करते हैं। अभी हम निकलने वाले हैं बदलापुर से मैं अभी हूँ ABCPR लेनी संवर्धक टीम के ऑफिस में, और वहाँ से हम निकल रहे हैं आज का ऐतिहासिक धरोहर देखने के लिए लोहगढ़ वाड़ी बुद्ध लेनी, यानी कि लोहगढ़ बुद्ध लेनी के पास। तो वहाँ पर उसकी जानकारी पाएंगे दोस्तों। तो अब हम निकलने वाले हैं, बदलापुर से जाएंगे लोहगढ़, यानी कि लोनावला प्रांत में भाजे बुद्ध लेनी के पास जो लोहगढ़ विसापुर किले हैं, इन किले की जानकारी पाने की कोशिश तो हम करते ही हैं, लेकिन आज हम जानकारी पाएंगे वो बुद्ध लेनी की है, किस तरीके से वो ऐतिहासिक धरोहर आज पड़ा हुआ है, इसकी भी जानकारी देखते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज अभी हम यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और करीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता है, वो सफ़र हमें तय करना है। और यहाँ से जूना मुंबई पुणे जो हाईवे है उस पर जाना है, और वहाँ पर हमें भाजे लेनी के थोड़ा सा आगे लोहगढ़ जो किला है वहाँ पर यह ऐतिहासिक बुद्ध लेनी देखनी है। तो चलिए मेरे दोस्तों चलते हैं। तो साथियों, अभी हम लोहगढ़ के बुद्ध लेनी के पास आ चुके हैं। अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये लोहगढ़ का ऐतिहासिक धरोहर है, आज पूरी भग्न अवस्था में पड़ा हुआ है। जैसे कि आप देखते हैं तो ये पूरी तरीके से भग्न अवस्था में पड़ा हुआ हमें देखने के लिए मिलता है साथियों। तो ये जो लेनी है, करीब हम इसका इतिहास जानते हैं तो लगभग शिलालेखों के आधार पर देखने जाएंगे तो ईसा पूर्व 2री शताब्दी तक इसका नाम जाता है। और हमें तो पता है यहाँ पर नज़दीक में भाजे लेनी है, तो भाजे लेनी भी ईस्वी सन पूर्व 2री शताब्दी की लेनी है। और ये जो लेनी है दोस्तों, करीब हम देखते हैं तो पता चलेगा कि ये लेनी भी लोहगढ़ का एक इतिहास सामने रखती है। क्यों बनाया होगा और किस लिए बनाया होगा, इसके बारे में ये जानकारी देती है। तो साथियों, ये जो लेनी है और ये ईसा पूर्व 2री शताब्दी की है, और यहाँ पे करीबन ये जो 7 लेनियों का एक समूह है, और ये 7 लेनियों के समूह में आज की ये अवस्था हम लेनी की देख रहे हैं दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखिए साथियों, किस तरीके से इस लेनी की हालत हो चुकी। लोहगढ़ वाड़ी बुद्ध लेनी प्राचीन काल में भारत में बहुत जगह पर बौद्ध ऐतिहासिक धरोहर पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के इन रौद्र पाषाणों को काटकर चट्टानों पर बौद्ध भिक्षुओं के लिए वर्षावास के समय में बुद्ध लेनियों का निर्माण किया गया। लोहगढ़ वाड़ी बुद्ध लेनी इसी में से एक है। आज के पुणे जिले के मावल प्रांत में ऐतिहासिक भाजे लेनी के बाजू में जो
लोहगढ़ नाम का ऐतिहासिक किला है, उसके ऊपर और उसके नीचे ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में निर्माण की गई ऐतिहासिक बुद्ध लेनी है। साथियों, इसका इतिहास जानने का प्रयास करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि प्राचीन काल से महाराष्ट्र में सातवाहनों का आधिपत्य रह चुका है। सामने विसापुर नाम का किला है। इस विसापुर के पायदान पर निचले हिस्से पर कुछ लेनी और पानी की टंकियां हैं। तो वहाँ पर सातवाहन राजा वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इनके राज्य वर्ष में कौशिकी पुत्र महारथी वेणुदत्त, इन्होंने पानी की टंकी का दान दिया हुआ हमें वहाँ पर पाया जाता है। इसके बारे में दोस्तों जो जानकारी पाई जाती है वो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में इसके बारे में जानकारी दी जाती है, जानकारी पाई जाती है। साथियों, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन आर्कियोलॉजी 1984 और 85 ए रिव्यू के माध्यम से विसापुर किले का इतिहास सामने आया है, उसके बारे में जानकारी पाई है। उस किताब में पेज नंबर 134 पे विसापुर किले के शिलालेखों की जानकारी दी गई है। उसके बाद दोस्तों, ये लोहगढ़ के नीचे और लोहगढ़ के ऊपर ये जो लेनी है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते समय एक बात सामने आती है, वो है सातवाहनों ने महाराष्ट्र में जो लेनियों का निर्माण किया गया, उनमें से बहुत सारी लेनियाँ महाराष्ट्र के इस सह्याद्री के पाषाण पर बनाई गई है। सातवाहनों का कालखंड देखा जाए तो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से तीसरी शताब्दी से ईसा तीसरी शताब्दी तक इनका 450 साल का राज हुआ है। उनमें उनसे 30 सम्राट होकर गए हैं और बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार हेतु उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, लोहगढ़ में आप आएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये लोहगढ़ किला जो है वो सातवाहनों से ही पहले बहुत पुराने समय में इसका निर्माण हुआ है। लगभग 2700 साल इसका निर्माण होने का समय है, यानी कि आज से 2700 साल इसका निर्माण हुआ था। महाराष्ट्र के जो नागवंशी लोग हैं, इन्होंने इसका निर्माण किया हुआ है। और साथियों, इसके बाद इसमें सातवाहन, उसके बाद वाकाटक है, चालुक्य है, राष्ट्रकूट है, ऐसे अनगिनत शासनकाल को इसने देखा हुआ है। उसके बाद शिवकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में भी ये किला स्वराज्य में हमें देखने के लिए मिलता है। उसके बाद दोस्तों, हम थोड़ा इतिहास में जाएंगे तो और बुद्ध लेनियों का इतिहास सामने आता है और यही हमें बताता है कि भारत की प्राचीन विरासत बौद्ध धर्म के जुड़ी हुई है। लोहगढ़ किले में ये बौद्ध धरोहर देखने के बाद ये पता चलता है कि चट्टानों को काटकर इन्होंने ये निर्माण किया हुआ ऐतिहासिक धरोहर साफ साफ तरफ हमें ये बताता है कि ये भारत का ऐतिहासिक इतिहास है। लोहगढ़ के ऊपर जैसे आप जाएंगे, लोहगढ़ के ऊपर में उस समय आज भी आप ऊपर जाएंगे तो आपको किसी राजमहल या किसी राजवाड़े का दर्शन नहीं होता है दोस्तों। लेकिन जैसे आप लोहगढ़ में एंटर करेंगे ऊपर, तो ऊपर ही हिस्से में लक्ष्मी कुटी के नाम से एक बहुत बड़े विहार हमें देखने के लिए मिलता है। विहार की रचना देखने के बाद ये पता चलता है कि ये विहार बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने के लिए या उस समय के जो सातवाहन सम्राट थे, इस सातवाहन सम्राटों के जो उनका काम था, तो उन कामों के लिए या बौद्ध भिक्षुओं के लिए धम्म प्रचार और प्रसार हेतु इसका निर्माण किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। दोस्तों, लोहगढ़ किले में लक्ष्मी कोठी के बाजू में ही पानी की टंकियां है और कई ऐसी लेनियां हैं जिनमें पानी जाकर अभी वो पानी की टंकी हो चुकी है, उसमें मिट्टी जा चुकी है, लेकिन ये सारी बुद्ध लेनियां हैं। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही आप निचले पायदान पर आते हैं तो निचले पायदान पर हमें पूरब की दिशा में, जैसे आप टिकट विंडो है, उस टिकट विंडो के बराबर ऊपरी हिस्से में 2 एंगल पर हमें बुद्ध लेनी देखने के लिए मिलती है। दोस्तों, निचले हिस्से में जो लेनी है उसमें बहुत सारी मिट्टी जमा हो चुकी है, बहुत सारी हानि भी उसकी हो चुकी है, उसकी क्षति हो चुकी है। तो हमें ये साफ साफ तौर पे दिखते हैं कि दोस्तों, ये जो बुद्ध लेनी है, इस बुद्ध लेनियों में हमें एक नज़र में आता है कि ये लेनी बीच में इस लेनी में कुछ
वॉल लगाकर उस समय लोग इसे यूज़ करते थे, ये इसका एविडेंस यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। आज ये पूरे मिट्टी में भरे हुए हैं, मिट्टी से भरे हुए हैं दोस्तों। उसके ऊपर जो लेनी है उसके ये कह सकते हैं कि हमें पानी की टंकी है और इसके ऊपर एक और लेनी हमें देखने के लिए मिलती है दोस्तों। तो ये सारी बातें देखने के बाद दोस्तों हमें ये पता चलता है कि आखिर इतिहास क्या है। उसके साथ दोस्तों वहाँ पर एक ऐतिहासिक शिलालेख पाया गया है जिसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि शिलालेखों की लिपि जो है वो धम्म लिपि है और भाषा जो है वो प्राकृत भाषा है। तो चलिए दोस्तों इस शिलालेखों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों हालांकि बहुत समय बीत चुका है, लोहगढ़ के पूरे किले को हमने राउंड मारा है ताकि वो शिलालेख ढूंढ सके और उसके साथ साथ कुछ और भी जानकारी पाने की कोशिश करें। तो हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और अभी मैं वो इन्फॉर्मेशन जानते जानते वो एक शिलालेख जिसे हम ढूंढने का प्रयास कर रहे थे दोस्तों। तो फिलहाल तो मैं वो जगह पर आए हैं
और मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये करीबन यहाँ पर शिलालेख है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये शिलालेख, अभी इसके बारे में हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे दोस्तों। लोहगढ़ बुद्धलेनी का जो परिसर है वहाँ पर ये ऐतिहासिक शिलालेख पाया जाता है। तो लगभग इसका हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं बौद्ध सरोवर से रिलेटेड हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो देखते हैं दोस्तों क्या इतिहास है इसका, थोड़ी ये शिलालेखों में हमें क्या लिखा है उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए मेरे साथ आए हैं दम्मलिपि सिक्कन रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है मुकेश जादव सर, वो हमारे साथ थे, वो हमको इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए उनसे जानकारी लेते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आज हम आए हैं लोहगढ़ किले के नीचे जो 7 नंबर वाली लेनी क्रमांक 7 है, वो लेनी क्रमांक 7 के ऊपर जो हम आपके सामने जो शिलालेख देख रहे हैं, वो शिलालेख ईस्वी सन पूर्व पहले शतक में उसका निर्माण हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये जो शिलालेख है वह शिलालेख शुंग सातवाहनकालीन है। तो इसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। तो इसके लिए आपके सामने जो शिलालेख दिख रहा है मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए साथियों, अब हम लोग ये शिलालेख पढ़ने की कोशिश करते हैं। नमो अरहंतानन भयंत ईद रखी तेनन पोढ़ी पेठी का पथो दो आस नानी वेईकाच कारा पिता सात के ही सहा गोसाले। आगे का कुछ वर्ड अपन को दिख नहीं रहा है, फिर भी कुछ वर्ड दिख रहे हैं। म का नी क तो नी। तो ये जो शिलालेख है उसका हम लोग आगे ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो उसका सब भाषांतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो नमो आरंतान मतलब जो आरंत है उसको नमन करके भदंत जो इंद्र रक्षित है वह, और उनके साथ में जो गोसाले करके है उन्होंने ये जो पान पोड़ी है और उसके सामने का जो रास्ता है और बसने के लिए जो आसन रहते हैं वो 2 आसन इधर दान देने की कोशिश की है। ये शिलालेख में हमने पाए, मतलब ये शिलालेख में उसका उल्लेख किया है। तो साथियों, अभी हमारे साथ मुकेश जादव सर थे, इन्होंने आपको शिलालेख पढ़ने की कोशिश की है, अच्छी तरीके से आपको बताया है किस तरीके से शिलालेख है। और साथियों, मैं थोड़ा ये जो शिलालेख है इन्होंने जिस तरीके से बताया, मैं भी कोशिश करता हूँ कि क्या लिखा है, तो मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ। तो शायद मेरी तरफ से भी कुछ शब्द मुझे समझ में आते हैं, तो मैं भी कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, लिखा हुआ है, स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि नमो अरहंतानं भयंत ईद रखितेन पोढ़ी पेठिका पथो 2 आसनानि वेईकाच कारापिता सात के ही सहा गोसाले। आगे कुछ वर्ड जो है दोस्तों, जैसे उन्होंने बताया कि मिसिंग है, फिर भी यहाँ पे दिख रहा है, म है, ये का है, और यहाँ पे नी, उसके बाद क तो नी। अभी इसका अर्थ भी बहुत ऐसे, देखिए शब्द किस तरीके से बनते हैं ये भी कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नमो एक शब्द होता है। कुछ लोगों ने इस पे ये किया है कि ये नमो नहीं तो ये नमा है। तो ये भी जो हमारे सांकलिया है, तो सांकलिया या शोभना गोखले है, इन्होंने भी इसके ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद डॉक्टर एस नागाराजू है, इन्होंने भी इसके बारे में भी बात की है, नागाराजू ने भी बात की है। पाल लेनी के बारे में नागाराजू ने भी बात की है, बर्जेस है, इसने भी बात किया हुआ है। तो एक्चुअली ये किस समय का है, तो कुछ लोगों ने इसके नमो अरहंताना शब्द लिखा है, इसके लिए कहते कि ये जैन लोगों का डेडिकेशन से या जैन लोगों के लिए बनाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर तो जैन का कुछ आसपास भी जैनिज़्म का कुछ अवशेष पाया नहीं जाता है,
क्योंकि अगर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो भाजे लेनी है। उसके बाद दोस्तों उसके आगे विसापुर है, वहाँ पर भी जो लेनी है या वहाँ पर जो शिलालेख वो भी सातवाहनकालीन बौद्ध धर्म के इतिहास के ही आसपास जाते हैं। उसके साथ आगे कार्ला लेनी है, पाटन लेनी है। तो यहाँ पे जो अवशेष पाए जाते हैं दोस्तों ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और ये सभी को पता है। अभी अरहंत ये जो शब्द है दोस्तों, कानेरी के कई शिलालेखों में अरहंत भिक्षुओं का नामोल्लेख आया हुआ है, तो वहाँ पर भी अरहंतानंग शब्द आया हुआ है। तो ये नहीं है कि ये जैनिज्म का ही है। तो और इसमें स्पेशली वर्ड इंडिकेट किया हुआ है वो है भयंत, इसका नाम होता है भदंत, यानी कि भिक्षु, भिक्खु। भिक्षु भी नहीं कह सकते उन्हें क्योंकि उन्हें भिक्खु कहा जाता है, भंते कहा जाता है। तो दोस्तों ये भदंत जिनका नाम है इंद्र रक्षित है ना, अर्थात इंद्र रक्षित, ये इनका नाम है। इनके साथ गोसाले नाम के व्यक्ति ने भी इसमें अपना योगदान दिया हुआ, यानी कि इसका मीनिंग बहुत ही आसान बताया सर ने कि अरहंता को नमन करके, अरहंत लोगों को वंदन करके जो भदंत इंद्र रक्षित है, इन्होंने अपने जो गोसाले नाम के व्यक्ति इनके साथ पानी की टंकी का, ये शायद पानी की टंकी है, पानी की टंकी का, उसके साथ जो सामने का रास्ता है उसका, और बैठने के लिए जो आसन पीढ़ी का, 2 आसन पीढ़ी का निर्माण करने हेतु यहाँ पर दान दिया हुआ है, इसका उल्लेख हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर भी कुछ शिलालेख में ये सारी बातें पाए जाते हैं। दोस्तों अनगिनत लोगों ने इसके अलग अलग डेफिनेशंस किए, लेकिन हम इसको ये कहते हैं कि ये बौद्ध भिक्खु है, ना कि जैन लोगों के लिए डेडिकेट किया हुआ है। तो ये बौद्ध धम्म के लिए, बौद्ध धम्म के जो भिक्खु थे उनको डेडिकेशंस में ये दान दिया हुआ, ये साफ तौर पर यहाँ पर देखा जाता है। पाल लेनी में भी इसी तरीके का ही शिलालेख है। पाल लेनी में भी इंद्र रक्षित नाम से ही उल्लेख आया हुआ है और सेम उल्लेख आया है। तो शायद ये दोनों भी दान उन्होंने ही किया हुआ है, तो ये डिस्क्राइब होता है, सामने सामने इसके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो ऐसी ये लोहगढ़ वाड़ी में जो लोहगढ़ के नीचे ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसके बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारा इतिहास भी पाया जाता है। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण जो शिलालेखों के बारे में जानकारी देने की कोशिश थी दोस्तों। वॉइस ऑफ बुद्धिज्म के माध्यम से हम देने का प्रयास कर ही रहे दोस्तों। कोशिश है कि आप सभी इस कोशिश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ये जो हमारा बौद्ध धर्म का इतिहास सामने लाने की वॉइस ऑफ बुद्धिज्म के माध्यम से कोशिश चल रही है, उसको साथ ज़रूर दे दीजिए। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, शेयर ज़रूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने अभिप्राय भी ज़रूर दे दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किस टॉपिक पर और किस सब्जेक्ट पर आपको वीडियो चाहिए उसके बारे में भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं। तो शायद उसके ऊपर भी हम वीडियो बना सकते। तो ऐसे नए नए वीडियो के लिए दोस्तों वॉइस ऑफ बुद्धिज्म को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।